करने की, मुख की आवाज़, तो हिंदी बढ़ेगी। क्या बात है। और उसके बाद आधुनिक काल में जो कुछ हो रहा है उससे कैसे हमें जुड़ने की ज़रूरत है, उसके बारे में कि ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत ठहर अच्छा। जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। वाह, बहुत अच्छी बात, वाह, वाह। और उसके बाद ये है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया। जी, यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। और अंत में सफलता बोलने वालों में भाषा की झलकती है। सफलता बोलने वालों में भाषा की झलकती है। जो हम कुछ कर दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। क्या बात है। सर, हिंदी की तरक्की में किन क्षेत्रों का विशेष योगदान दिखाई देता है? सिनेमा, साहित्य, शिक्षा और बोलचाल की भाषा से भी तो किस क्षेत्र जी का विशेष योगदान है? हाँ, तो हिंदी के प्रसार में जहाँ तक आपने स्वयं ही चूंकि जो प्रश्न पूछा उसी में उत्तर निहित है। मुझे लगता है अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो हिंदी के प्रसार में आज के संदर्भ में मैं बाजार को बड़ी अहमियत देता हूँ, मार्केट को बहुत अहमियत देता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा जो देश है वो संख्या बल वाला देश है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और जब बड़ी संख्या में जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं तो बाजार में डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। जहाँ पर डिमांड पैदा हो रही होती है वहाँ पर लोग, वहाँ पर कंपनियाँ, वहाँ पर सेवाएं अपने आप पहुँचने लगती हैं। और उस लिहाज से हमारा जो देश है, देखिए एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आज मैं कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैं अमेरिका गया था। एक उसका संदर्भ देना चाहूँगा। तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि भाई भारत ठीक है, हमने सुना है भारत अच्छा देश है, लेकिन कुल मिलाकर के तो इट इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया का देश है। वहाँ पर ये बड़ा कहा जाता है, मतलब एक तरह की अपमानजनक भाषा है, लेकिन अनेक लोग ये शब्द ले आते हैं कि भारत जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। जैसे कोई डिजीज आती है, कोई संक्रामक बीमारी आई तो कहते हैं कि दिस हैज कम फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड। इस तरह की बात वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत का हाँ आता है, आईटी के बारे में हमने सुना है कि लोग वहाँ पर ऐसे करके लोग बोलते हैं अमेरिका में कि आईटी के मामले में हाँ इंडिया अच्छा है, लेकिन बाकी तो इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मानते हैं आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया में आज अवसर कहाँ पर है। अमेरिका में जो कुछ आपको करना था आप कर चुके हैं। आपको पुल बनाने थे, सड़कें बनानी थी, आपको स्काई स्क्रैपर्स बनाने थे, पुल बनाने थे, आप बना चुके हैं। आपको कंपनियां बनानी थी, बना चुके हैं आप। हम उनको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अवसर कहाँ है? जहाँ बन चुका है वहाँ अवसर है, या जहाँ पर बनना शुरू हुआ है, जो आगे जाकर अमेरिका बनने वाला है, या जो उस स्थिति में आने वाला, अवसर कहाँ पर है? तो आज का जो ज़माना है वो अवसरों का ज़माना है। और मैंने कहा फिर क्या वजह है कि आपकी सारी अमेरिकी कंपनियां और सारी जो दूसरी कंपनियां भारत की तरफ क्यों जा रही है? आज पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में भारत का जो जिक्र आता है वो क्यों आता है? क्योंकि अवसर हमारे पास है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो पहली बात हमारा संख्या बल, दूसरी बड़ी ताकत हमारे अवसर, तीसरी बड़ी ताकत हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा है, वो तीसरी बड़ी बात। और चौथी बड़ी बात टेक्नोलॉजी में हमारा जो दबदबा है वो। पांचवी बड़ी बात हमारा सॉफ्ट पावर। इस सॉफ्ट पावर को आप ले सकते हैं, जैसे आपने सिनेमा का जिक्र किया, वो एक सॉफ्ट पावर है भारत का। वो हमारी ऐसी डिप्लोमेसी है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं कर रहे, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये सारे लोग भारत के एम्बेसडर्स हैं दुनिया में। हमारी फिल्में जाती हैं, ये भारत के सांस्कृतिक एम्बेसडर्स हैं, हमारे सामाजिक एम्बेसडर्स हैं, वहाँ जाते हैं, अपनी बात फैलाते हैं, भारत की एक छवि निर्माण करते हैं वो। और उस लिहाज से आप देखिए कि कल्चर की जब भी बात आती है, भारत पूरी दुनिया में सबसे अग्रणी रूप में उभरता है। तो ये सॉफ्ट पावर। उसके बाद ये हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे नर्तक हैं, हमारे गायक हैं, ये सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा ये भी है। तो इसको भी मैं एक बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। और जहाँ तक बीच में स्टेम का प्रश्न आया था, अभी स्टेम का जो प्रश्न किया गया था, तो मैं चूंकि युवाओं की बात कर रहा था कि युवा हमारी शक्ति है। और देखिए आने वाले, मतलब आज के समय में भारत में 35 साल से कम उम्र के 65% लोग, 65% लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। और जहाँ पर 35 से कम ऐसे लोग हों तो वो क्या ना कर डालें, क्योंकि ये वो उम्र है, ये वो उम्र है जब कुछ करता है आदमी।
उस उम्र के लोग हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो भारत है अवसरों की भूमि है और ये सफलता की भूमि है। क्या क्या तकनीक किसी भाषा की स्थिति को प्रभावित कर सकती है? यदि हाँ, तो हिंदी के प्रति तकनीक के योगदान को किस तरह रेखांकित करेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, और बिल्कुल आपने ये हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई तकनीक तकनीक सब लोग बात करते हैं, लेकिन आखिरकार क्या है तकनीक में ऐसा? मतलब दुनिया इतनी बड़ी है, तकनीक उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ये हम लोग अक्सर हमारे मन में ये बात आती है, लेकिन नहीं, तकनीक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि तकनीक जो है, अब मुझे याद आता है कुछ 30-40 साल पहले हमारा जो थॉट प्रोसेस था उसके और आज के थॉट प्रोसेस में बदलाव आपने देखा होगा। 30-40 साल पहले बाहर से आने वाले प्रभाव को हम लोग एक आशंका की दृष्टि से देखते थे। बाहर का बाजार आ रहा है, बाहर की किताबें आ रही है, बाहर का सिनेमा आ रहा है, बाहर की संस्कृति, टेलीविजन कार्यक्रम, इनको हम उस समय एक आशंका की दृष्टि से देखते थे कि हमारी कल्चर को ये प्रभावित करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे। हमारे यहाँ के साहित्य का क्या होगा अगर बाहर का साहित्य आएगा? लेकिन ये जो तकनीक का जब आगमन हुआ हमारे बीच में, तो उसके बाद दुनिया विश्वग्राम बनी, और उसके बाद हम लोग जिस मजबूती के साथ में बाहर की दुनिया से आज जुड़े हैं, उसमें वो चीज़ एक तो अप्रासंगिक हो गई है। ये सोचना कि बाहर का प्रभाव हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि जितना प्रभाव बाहर से हमारे यहाँ आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम बाहर को दे रहे हैं, विदेशों को दे रहे हैं। आज हम निर्यात कर रहे हैं, आज हम भारत अवसरों की भूमिका, आप देखिए चीन से निकल करके एप्पल जो कंपनी है भारत आ रही है। मतलब आज हम दूसरी कंपनियों के लिए यहाँ पर अवसर पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन उस जमाने में और आज में क्या फर्क है वो दिखाता हूँ आपको, 2 कविताओं के माध्यम से दूंगा। सर्वेश्वर की कविता है। सर्वेश्वर लिखते हैं उस जमाने की जो हमारी थॉट पैटर्न था विश्वग्राम बनने से पहले, कि और आज वो आए हैं हमसे छीनने हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, बाहर की दुनिया। और आज वो आए हैं हमसे छीनने हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे गढ़ा है हमारी भाषा ने, और जो आज इतना विकृत हो गया है कि पहचान में नहीं आता। ये उनकी वेदना है, सर्वेश्वर की उस दौर की वेदना है। लेकिन आप आ जाइए आज के दौर में, आ जाइए जब हम प्रगतिशील दुनिया की तरफ चल रहे हैं, आज किस तरह की अभिव्यक्तियां आ रही हैं, तो मुझे केदारनाथ सिंह जी की एक कविता याद आती है। जितना बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए आज हमारी दुनिया में हो रहा है, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पर आज हिंदी में आप संदेश भेजने लगे हैं, जिस तरह से फेसबुक पर आप हिंदी में बहसें कर रहे हैं, आज आप एक लिखते हैं टिप्पणी, उसके बाद सिलसिला चल निकलता है। जिस तरह से आप अन्य बहुत सारे माध्यमों पर आप जो जिस प्रकार से आप देखिए मोबाइल फोन पर आज कहा जाता है कि हर 10 मोबाइल फोन जो भारत में खरीदे जाते हैं उनमें से 9 को खरीदने वाले लोग भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। 90%। ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है हमारी दुनिया में, और उससे एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास आ रहा है लोगों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी मौजूद है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, तभी तो वो 9 लोग आ रहे हैं और वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी भाषा। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है चीज़ों में, और उस बदलाव को मैं इस रूप में देखता हूँ जो केदारनाथ सिंह जी की कविता जो है वो बात उससे काफ़ी हद तक वो जोड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे कामकाज को, कंटेंट पैदा करने की हमारी क्षमता को, चीज़ें बनाने की, नवाचार की हमारी क्षमता को पैदा कर रही है। आप देखिए छोटे छोटे कस्बों में आज बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। यूट्यूब पर वो चैनल चलाते हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं था और हिंदी की तकनीक के बिना भी ये संभव नहीं था। तो जमाना बदल रहा है। आपने शायद देखा होगा अभी 3-4 दिन पहले फिजिक्स वाला नाम से एक व्यक्ति है, फिजिक्स वाला एक टीचर है, अध्यापक है, जो कि शायद कानपुर में है, और वो 5,000 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे। यंग है, 32 साल का एक युवक है, 5,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी किया करता था। हिंदी में फिजिक्स पढ़ाता है, मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, लेकिन अपनी बातों को हिंदी में समझाते हैं। उन्होंने अपना एक YouTube चैनल बनाया, और उस YouTube चैनल के बाद उन्होंने क्या किया कि उसकी सफलता देखी। उन्होंने 6 लाख लोग वहाँ पर आ गए YouTube चैनल पर। तो सफलता देख करके उनको लगा यार इसको मैं क्लासेस में ही बदल दूँ। वो फिजिक्स की कक्षाएं YouTube पर लेते थे, तो उनको लगा मैं क्यों नहीं ये काम ही शुरू कर दूँ। उन्होंने वो काम शुरू किया और धीरे धीरे आप देखेंगे 2016 में उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद उनका काम इतना बढ़ा कि कुछ हज़ार अध्यापकों से वो जुड़ गए। हिंदी के माध्यम से वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, और IIT के जो बच्चे IIT में जाना चाहते हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में जाना चाहते हैं उनको वो एड्रेस करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। आखिरकार वो इतने लोकप्रिय हुए, जैसे उन्होंने कहा है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो उसको उन्होंने इस रूप में कहा कि कर भला तो हो भला।
अच्छा। उन्होंने हिंदी के साथ जोड़ा कि भाई मैं समझाता हूँ कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, कर भला हो भला, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस तरह की उनकी इतना फिर वो लोकप्रिय हुए कि और दायरा इतना बढ़ा उनका कि एक कंपनी है जिसने उनको 75 करोड़ का ऑफर किया कि आप अपना ये सारा काम हमें सौंप दो, 75 करोड़ हमसे ले लो। लेकिन वो जो युवक है उसने मना कर दिया। फिजिक्स वाला नाम है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मना कर दिया और अब उनकी फंडिंग हुई है। कंपनी जो उन्होंने बनाई उसकी वैल्यू निकली है 700 करोड़। 700 करोड़। उस जो 5,000 रुपये महीने कमाने वाला एक युवक 2016 से 2022 के बीच 700 करोड़ पर वो पहुंचा है। ये किसकी ताकत है? ये हमारे संख्या बल की ताकत है, हमारी भाषा की ताकत है, हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत है। और इससे उम्मीद बनती है, लोग छोटे छोटे शहरों में लोग हिंदी की तरफ आ रहे हैं, तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक उम्मीद पैदा करता है। एक आदमी की सफलता हो सकता है 2-3 लोगों को निराश करे, क्योंकि कई तरह की भावनाएं आती है, लेकिन 300 लोगों में वो नई जान फूंकती है। क्या बात, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी और बाजार वगैरह की बदौलत हम लोग जो अपनी भाषाओं से परे जा रहे थे, हमारे अंदर विश्वास आ रहा है और हम लोग लौट आए शायद हमारी भाषा की तरफ। तो यहाँ मुझे केदारनाथ सिंह की कविता याद आती है। बिहार के टीचर खान सर भी हैं, उनका भी खान सर भी है, बिल्कुल काफी लोकप्रिय है। खान सर बिल्कुल वो है। उसके बाद बहुत सारे, जैसे आप देखिए भुवन बाम वगैरह हिंदी में करने वाले कितने लोग हैं जो मेक जोक ऑफ, एक व्यक्ति है जो जोक बनाता है हिंदी में शुद्ध अपना कनपुरिया भाषा में, और वो आदमी मिलियंस उसके वो हैं फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे लोग बहुत सी सक्सेस स्टोरीज आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी और अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगी। लेकिन जो कविता मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिससे ये लोग सारे आज इनके अंदर आत्मविश्वास आया कि अपनी भाषा में हम कर सकते हैं, तो लोग लौटेंगे उनको। देखिए जब अवसर नहीं होते तो लोग दूसरी भाषा की तरफ जा रहे होते ना। हमारी भाषा में नौकरियां आएंगी, हमारी भाषा में अवसर बन रहे हैं, तो लोग यहाँ पर वापस आएंगे जाने वाले। जैसे बहुत सारे लोग आज अमेरिका से भी लौटकर भारत आ रहे हैं। तो केदारनाथ सिंह कहते हैं, जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं सारे के सारे लाल आसमान में डहने पसारे हुए हवाई अड्डों की तरफ। वायुयान लौटते हैं लाल आसमान में डहने पसारे हुए सारे के सारे हवाई अड्डों की तरफ। उसी तरह मैं तुम में लौटता हूँ वो मेरी भाषा, उसी तरह मैं तुम में लौटता हूँ वो मेरी भाषा। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। तो केदारनाथ सिंह की बात को अगर थोड़ा सा विस्तार दें, जैसे हमें से बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम ऐसे अंग्रेजी के माहौल में गए, हम चुप रह जाते हैं। केदारनाथ सिंह उस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। तो एक विस्फोट होता है मेरे भीतर से कि नहीं मैं बोलूंगा, और मैं बोल पड़ता हूँ। क्या बात। हिंदी प्रौद्योगिकी के बारे में इन दिनों दावा किया जाता है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं। वास्तव में हम कहाँ हैं और कितनी प्रगति की? जी बिल्कुल, कई संदर्भों में हमारी भाषा दुनिया में काफी आगे है। सबसे इसको भी मैं 2-3 रूपों में लूंगा। देखिए हिंदी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि हिंदी में तकनीक की दृष्टि से बहुत विकास हुआ है। आपने तो बहुत अच्छा जिक्र भी किया विस्तार से, और आपने बड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछे थे कि आने वाले समय में होलोग्राम आदि का भी आपने जिक्र किया था। तो हिंदी में बहुत विकास हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है? आप टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो कहाँ विकास हुआ है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो विकास जो हुआ है वो हुआ है प्लेटफॉर्म के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत विकास हुआ है। जैसे आप विंडोज पर काम करना चाहते हैं, आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं, एमएस ऑफिस में काम करना चाहते हैं, इंटरनेट पर काम करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर करना चाहते हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में, मराठी में, गुजराती में काम करने में आज कोई बाधा नहीं है। प्लेटफॉर्म्स के स्तर पर ये पहला बड़ा काम हुआ है। दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के स्तर को भी आप 5 भागों में बांट सकते हैं, और इसको समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के मन में बड़ी उम्मीद है ना तकनीक के प्रति। तो समझना जरूरी कि आखिर हुआ क्या है जिसके बारे में इतना हो हल्ला है कि हिंदी में वाह भाई वाह बहुत कुछ हो गया। तो पहला बड़ा काम हुआ है कि हिंदी में टेक्स्ट डिस्प्ले कोई चुनौती नहीं है। आप किसी भी भाषा में, जैसे आपने भी जिक्र किया था, आपने जिक्र किया था कि पुराने फॉन्ट्स होते थे और क्या क्या समस्याएं आती थी, तो आज वो चुनौती नहीं है। आप गुजराती की कोई फाइल मंगा लीजिए, मराठी की मंगा लीजिए, आप फ्रेंच की मंगा लीजिए, आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ पा रहे हैं, आप चले जाइए एक वेबसाइट पर, जो वेबसाइट हिब्रू भाषा में आपके
कंप्यूटर में हिब्रू का फॉन्ट नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ पा रहे हैं। तो डिस्प्ले, टेक्स्ट का डिस्प्ले आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल फोन पर पहला फ्रंटियर है जिसको हमने जीता है, वहां पर कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, टेक्स्ट का इनपुट, कंप्यूटर में मोबाइल में टाइप करना, वो कोई चुनौती नहीं रह गया। और खासतौर पर यूनिकोड के आने के बाद, जो सन 1991 में पहली बार जारी हुआ, 2000 में हमारे कंप्यूटरों में आया, तो टेक्स्ट इनपुट करना मतलब किसी भी भाषा में, भारत की किसी भाषा में आप टाइप करना चाहें तो कोई चुनौती नहीं है। और मैं अक्सर अपनी जो मेरी वर्कशॉप होती है, कार्यशालाएं, उसमें 10 तरीके बताता हूं कि 10 तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरह से आप कैसे हिंदी में काम कर सकते हैं विंडोज पर, अपने कंप्यूटर पर। तो 10 तरीके ऐसे मौजूद है। तो दूसरा बड़ा काम ये हुआ। तीसरा बड़ा काम हुआ है लोकलाइजेशन। और लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अंग्रेजी ना जानता हो, वो कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पर कैसे काम करेगा? तो वो भी आज संभव है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर में जाकर के अपनी भाषा, जो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप अगर विंडोज की हिंदी कर देते हैं, तो फिर आपका कंप्यूटर पूरा सब कुछ हिंदी में ही दिखाता है। फाइल एक्सप्लोरर, आपके आइकन, उनके नीचे के एड्रेस, फाइलों के नाम, सब कुछ हिंदी में, तो अंग्रेजी नाम ही नहीं होगा। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वो भी हिंदी में ही दिखेगा, सब कुछ हिंदी में। तो जो व्यक्ति बिल्कुल ना जानता हो उसके लिए, तो ये हुआ तीसरा, लोकलाइजेशन। और चौथा बड़ा काम हुआ, और लोकलाइजेशन का अर्थ ये है कि आप दुनिया भर के देशों की भाषाओं और वहाँ की संस्कृतियों से जोड़ना कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को। जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए हमारा हिंदी का पंचांग चलता है, तो कंप्यूटर हमारे पंचांग को भी समझे, खाली हिंदी को नहीं, हमारे कल्चर को समझे, हमारे रुपये के सिंबल को समझिए। जब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो अपने आप को सुझाव दे कि आप रुपये में करिए। वो है लोकलाइजेशन। आपके स्थान की आत्मा और संस्कृति के साथ कंप्यूटर को कैसे जोड़े। देखिए, कंप्यूटर को अक्सर हम लोग एक तकनीकी मशीन के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके भीतर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो तीसरा हुआ लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण, स्थान के साथ जोड़ना। चौथा है लैंग्वेज यूटिलिटीज, जो बड़ा काम हुआ है। लैंग्वेज यूटिलिटीज क्या है? लैंग्वेज यूटिलिटीज का मतलब ये है कि जब आप अंग्रेजी में बरसों से काम करते आए हैं और आपको स्पेलिंग चेक करना होता है, तो आप एक बटन दबाते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग चेक हो जाती है। और हमारे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि हालांकि आता ही नहीं बहुत सारे लोगों के तो, लेकिन कुछ के में आता है कि काश ऐसा हमारी भाषा में भी होता, हम हिंदी में भी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं, कोई अंग्रेजी का शब्द हम टाइप कर रहे हैं और लगता है यार ये शब्द उतना अच्छा नहीं लगा, इससे बेहतर कोई अंग्रेजी का शब्द मिल जाए तो मेरा ईमेल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, हम सिनोनिम देख लेते हैं अंग्रेजी में और मन में सोचते हैं कि काश ये हिंदी में होता, लेकिन ये हिंदी में मौजूद है। आप हिंदी में वर्तनी जांच कर लीजिए, मौजूद है। आप ऑफिस में जाइए, MS ऑफिस में जाइए, उसमें टैब है रिव्यू, उसमें जाइए, वहाँ पर प्रूफिंग, आप लैंग्वेज ऑप्शंस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, उसको दबाइए। प्रूफिंग लैंग्वेज नाम का एक ऑप्शन आता है, उसमें हिंदी को चुन लीजिए और आप हिंदी में स्पेलिंग चेक करना शुरू कर दीजिए। तुरंत 2-3 मिनट का समय लगेगा। ये चौथा बड़ा काम, भाषा की सुविधाएं। आप सिनोनिम देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, सब हिंदी में मिलेंगे जैसे अंग्रेजी में मिलता है। हमने देखा नहीं है तो आप उनको आजमाएं कृपया जरूर। और पांचवा बड़ा काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नए जमाने में जो कुछ हो रहा है, क्या हमारी भाषाएं वहाँ तक हैं या नहीं? आज हम कहते हैं कि न जाने क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज उसने, आप आश्चर्य करेंगे कि पेंटिंग बनानी शुरू कर दी है कंप्यूटर ने। कंप्यूटर खबरें लिखने लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। लेकिन हमारी भाषा वहाँ है या नहीं? तो हमारी भाषा वहाँ पर है, क्योंकि आप मशीन अनुवाद देख रहे हैं। हमारी भाषा में मशीन अनुवाद आया है ना, हमारी भाषा में स्पीच टू टेक्स्ट आया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत आया है। हमारी भाषा वहाँ पर है। आपके विंडोज कंप्यूटर में शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें एक हैंडराइटिंग पैनल होता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो भी वो खुल जाएगा। आप अपनी उंगली से या अपने स्टाइलस पेन से स्क्रीन पर लिखिए अपनी हस्तलिपि में और वो बदल जाता है विंडोज कंप्यूटर पर टाइप किए हुए टेक्स्ट में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ है। और चूंकि 1-2 प्रश्न आए थे वो होलोग्राम आदि के बारे में, तो वो भी आपको बताऊं। और आपने पूछा था कि क्या हम अमिताभ जी की आवाज़ में का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में भी बहुत काम हुआ है। एक काम तो ये हुआ है कि ध्वनि से ध्वनि का अनुवाद। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में और आप सुन रहे हैं अंग्रेजी में, या मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी में, आप सुन रहे हैं। ये हो चुका है, क्या बात है ना। एक तो ये बड़ा काम हुआ। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि मैं यहाँ पर बैठकर आपके साथ, मैं यहाँ पर बैठकर हिंदी में बोल रहा हूँ, या मान लीजिए मैं यहाँ ना आ पाता, मुंबई ना आ पाता और मैं मेरे दिल्ली या गुड़गांव में ही रहता, और वहाँ पर मैं एक कमरे में खड़ा हो जाता और मैं कहता कि चलो मैं यहीं से आपके साथ में आ जाता हूँ, तो मैं होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जिसको टेलीप्रेजेंस भी बोलते हैं, मैं वर्चुअली लेकिन सशरीर यहाँ बैठा होता। मैं वास्तव में दिल्ली में ही होता, लेकिन आप सब मुझे यहाँ बैठा हुआ देखते
नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने भी किया था। हाँ, बिल्कुल। तो शायद लोग डर जाते हैं। जी शायद लोग डर जाते हैं। नहीं डरते, पता नहीं चलता आपको, महसूस नहीं कर पाते। तो आप मुझको यहीं बैठे हुए देखते, आप मुझसे हाथ मिला सकते थे, टच नहीं कर पाएंगे लेकिन हम हाथ मिला सकते थे, ऐसा दिखाई देगा। दिखाई देगा। तो सही है कि नहीं? होलोग्राम तो नहीं आता। नहीं अभी नहीं हूँ मैं, आप मुझे छू सकते हैं। तो एक तो बात हुई है कि आप होलोग्राम के रूप में दुनिया ही खत्म, मतलब दीवारें या दूरियां ही खत्म होगी ना। आप भारत में बैठे हुए अमेरिका में एड्रेस कीजिए, मोदी जी अमेरिका जाते हैं और हम यहाँ से सामने खड़े होकर उनको देख सकते हैं। बल्कि मोदी जी का आपने जिक्र किया, तो पिछले चुनाव में उन्होंने एक साथ 20 शहरों में भाषण दिया था और 20 जगह वो नजर आ रहे थे। ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो भाषा से जोड़ता है हमको, और वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। तो हमने क्या किया है कि जैसे मैं दिल्ली में बैठा हुआ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप मेरे उस पुतले को हिंदी में बोलते हुए सुन रहे हैं। क्या बात है। वॉइस सेम रहेगा। जी सेम वॉइस में। सेम वॉइस में। तो ये हुआ। और अब आपने वॉइस का सवाल भी पूछा तो वो भी बता दूंगा आपको, और वो आपके प्रश्न का भी उत्तर देता है। मैं अगर मेरी आवाज़ का ध्वन्यंतरण कर रहा हूँ चीनी भाषा में, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो कोई चीनी आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि मेरी ही आवाज़ चीनी में सुनाई देगी, अरे मैं ही सुनाई दूंगा। यदि मैं चीनी व्यक्ति होता तो कैसे बोलता, तो उस आवाज़ में मैं ही सुनाई दूंगा। और अब ये इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि ये आपको ये अनुमति नहीं, मतलब ये आपको छूट दे देता है साइबर क्रिमिनल्स को भी कि वो किसी की आवाज़ इस्तेमाल कर लें और नकली भाषण दिला दें किसी नेता से, मान लीजिए, या किसी अभिनेता से जो उन्होंने दिया ही नहीं, जिसको बोलते हैं डीप फेक। मतलब फेक का भी एक डीप वर्जन तो वो आ गया है। तो ये सब चीज़ें भी संभव है। यहाँ तक कि वीडियो भी आप ऐसे बना सकते हैं जिसमें उस आदमी को पता भी नहीं है, लेकिन आप उस आदमी को किसी जगह पर कुछ करते हुए दिखा सकते हैं और बोलते हुए दिखा सकते हैं उसकी अपनी भाषा में, हालांकि वो व्यक्ति वहाँ मौजूद भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में जो कुछ हुआ है और जो कुछ अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश में भाषाओं में किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए, वो सब हिंदी में भी किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, आज जीवन का हर क्षेत्र तकनीक से प्रभावित हो रहा है। हिंदी भाषा और साहित्य को प्रौद्योगिकी ने किस तरह प्रभावित किया है? भाषा को बनाने और बिगाड़ने में इसका कितना? सही बात है, दोनों पहलू हैं इसके। कि भाषा लाभान्वित तो हो ही रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे अब हमारी किताबों की तरफ भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से ई बुक क्रांति आई है और जिसमें तकनीक का योगदान है, तब से किताबें वापस लोकप्रिय हुई। दुनिया में 2012 में ही एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ था, ई बुक्स की क्रांति से आनी शुरू हुई थी, और 2014 आते आते दुनिया में छपी हुई किताबों को ई बुक्स ने पीछे छोड़ दिया था। संख्या के हिसाब से, प्रकाशन के हिसाब से, कि छपी हुई किताबें जितनी छपती थी उसकी तुलना में ई बुक्स ज़्यादा हो गई थी 2014 में। और ई बुक्स क्या है, जिनको आप स्क्रीन पर देख के पढ़ते हैं या मोबाइल में पढ़ते हैं या किसी खास किस्म की डिवाइस में पढ़ते हैं, जैसे आप ई रीडर वगैरह आते हैं या किंडल का नाम आपने सुना होगा, वो ई बुक्स हैं। तो एक तो बहुत बड़ी क्रांति आई ई बुक्स के जरिए, ये साहित्य को और भाषा को बड़ा उसमें योगदान दिया। क्यों दिया कि एक व्यक्ति मान लीजिए आज फ्रांस में बैठा हुआ है और प्रेमचंद को पढ़ना चाहता है, वो प्रेमचंद आज उसके सामने उपलब्ध हैं, वो ई बुक ऑर्डर कर सकता है। तो एक बड़ी चीज़ हुई। दूसरी, हमारे जितने भी लेखक हैं उनके लिए एक नया आकाश खुल गया। वो अब तक सिर्फ मुद्रित किताबों के संदर्भ में सोचते थे, आज उनकी आय के बेहतर साधन हुए हैं, और प्रकाशक उनके साथ में कितना न्याय करते हैं या नहीं करते हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन तकनीक तो कर रही है। तकनीक तो उनको मौका दे रही है कि आप अब जब एक किताब प्लान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि मैं इस किताब के कई सारे अलग अलग वर्जन लाऊंगा या लाऊंगी, जिसमें एक मुद्रित किताब होगी मेरी, दूसरी मेरी ई बुक होगी और तीसरी मेरी ऑडियो बुक होगी। और आपको आश्चर्य होगा कि जो ऑडियो बुक है उसके राइट्स बहुत महंगे आजकल बिक रहे हैं। बल्कि जितने भी लेखक यहाँ पर हैं, आप अपनी अपनी ऑडियो बुक्स के राइट्स जो है किसी को दे मत दीजिएगा, क्योंकि वो बड़े महंगे खरीदे जा रहे हैं आजकल। तो नई संभावनाएं आ रही है। ये तो पहली बात हुई लेखकों के लिए। लेखकों के लिए दूसरी संभावना ये हुई कि आपके लिए आसान हो गया लिखना। पहले किसी से टाइप करवाना और ये सब करना अब नहीं, आप खुद कर सकते हैं और बोलकर कर सकते हैं। और जैसा आपने सविता जी ने आपने प्रश्न पूछा था कि मैम करेक्शन कैसे करें, तो फिलहाल तो खैर अंत में टाइप होता है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर देंगे किसी टेक्स्ट को तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगा। सेलेक्ट अगर करके बोलेंगे
तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा इनपुट है जो मैं देना चाहूँगा। उसके अलावा आपने कहा था कि ई बुक को अगर हम शेयर करना चाहें तो कैसे करें, क्योंकि वो तो CD की शक्ल में थी। तो लेकिन असल में जो ई बुक है वो एक फाइल है, कंप्यूटर की एक फाइल है, और उस फाइल को आप अलग से भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर वो फाइल आपको है, फाइल के 2-3 फॉर्मेट होते हैं। एक EXE फॉर्मेट होता है, अगर वो फॉर्मेट आपके पास होगा तो उसको आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। और ई बुक्स के और भी कई सारे फॉर्मेट है, जिसमें मोबी होता है, एक EPUB होता है, लेकिन वो तकनीकी बात हो जाएगी। लेकिन वो सिंगल फाइल होती है जिसको आप किसी और को भी भेज सकते हैं, ई बुक। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा में कई सारे बदलाव आ रहे हैं। जैसे एक तो आपको बड़ी बात ये हो रही है कि हमारी बहुत सारी भाषाएं पुनर्जीवित हो रही है। यूनिकोड ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये किया है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनको उसने जगह दी है कंप्यूटर पर। क्या बात है। ऐसी भाषाएं भी जो अब बोली नहीं जाती है या जो समाप्त हो रही है, जैसे यूनेस्को ने कहा है कि दुनिया की 7,200 में से 3,600 भाषाएं इस शताब्दी के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। ऐसी भाषाएं भी आज यूनिकोड के जरिए तकनीक में आ गई हैं और उनको एक नई लाइफ मिल रही है, एक नया जीवन मिल रहा है उन भाषाओं को। ऐसी भाषाएं जिनको बोलना हम बंद कर चुके हैं, जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि है जिसका इस्तेमाल हम आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर पर आप चाहें तो ब्राह्मी में काम कर सकते हैं, ब्राह्मी लिपि में काम कर सकते हैं, आप वैदिक संस्कृत में काम कर सकते हैं, आप क्लासिकल तमिल में काम कर सकते हैं। ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त प्राय हैं या होने वाली हैं, उनको भी एक नया जीवन दिया। तो भाषा के संदर्भ में एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि भाषाएं पुनर्जीवित हो रही हैं, और जो भाषाएं तकनीक के साथ में तालमेल बना लेंगी वो स्थायी हो जाएंगी, आप ये मान के चलिए, क्योंकि आने वाले समय इनका है। अब कुछ और भी इसके बड़े मजेदार वो हैं पहलू, जैसे भाषाओं में बाहर की प्रवृत्तियाँ आ रही हैं। क्या है कि मैंने विश्वग्राम का आपसे जिक्र किया, तो उसकी बदौलत ये हो रहा है कि हमारी चीज़ें, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी विधाएं दूसरों तक जा रही है, उनकी विधाएं हम तक आ रही है। तो हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, और उन नई चीज़ों में क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, 6 शब्दों में कहानी लिखने की कला, 6 शब्दों में कविता। जैसे हम जानते हैं कि हाइकू, चूंकि सविता जी बैठी हैं तो हाइकू तो हमारे यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय हो गए, जिनमें आप 7-8 शब्दों में ही कविता लिख देते हैं। 10 शब्दों में तो हाइकू बोलते हैं सब, बहुत मिलते हैं हाइकू आती है। लेकिन कहानियां 6 शब्दों में या 7 शब्दों में लिखी जा सकती है, ये प्रवृत्ति बाहर से आ रही है। ऐसी नई चीजें आ रही है। ट्विटर पर आजकल क्या होता है कि ट्विटर पर सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, ट्विटर पर लोग सम्मेलन कर रहे हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, छोटी छोटी टिप्पणियां करते हैं और पूरा उनका साहित्यिक गोष्ठियाँ हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि 6 शब्दों में या 7 शब्दों में कहानी कैसे लिखी जाती है, तो एक उदाहरण दूंगा मैं आपको ताकि आपको स्पष्टता आए, और वो क्या है, आप सुनिएगा कहानी। यू लॉस्ट मी द मोमेंट यू एड्रेस मी एज मैडम, है ना। यू लॉस्ट मी द मोमेंट यू कॉल्ड मी मैडम। आपने जैसे ही मुझे मैडम कह के पुकारा, आपने मुझे खो दिया। और इसके अंदर पूरी कहानी आप कल्पना कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। द मोमेंट यू कॉल्ड मी मैम यू लॉस्ट मी। कितने शब्द हुए, शायद 6 या 7 शब्द। तो ऐसी कहानियों का एक सिलसिला चल रहा है। तो ये प्रवृत्ति आई है। उसके बाद आपने शायद नोट किया होगा कि संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति, ये तकनीक की तरफ से आई। BRB और ये सब जो शब्द होते हैं ना, BRB मतलब बी राइट बैक, अभी थोड़ी देर में वापस आऊँगा आदि। तो ये हमारी धीरे धीरे हमारे साहित्य के लेखन में आ रहे हैं ऐसे शब्द संक्षिप्तीकरण वाले। उसके बाद चित्रांकन वाली भाषा आने लगी है। अब जो ये जो इमोजीज वगैरह हैं, धीरे धीरे हमारे साहित्य में भी आपको देखने को मिलेंगे। आज हम जो व्हाट्सएप पर डालते हैं, और आपने देखा होगा बहुत से लोग तो आज इमोजी में ही अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे, एक शब्द भी नहीं लिखते, सिर्फ इमोजी। ये धीरे धीरे ये जो है, ये प्रवृत्तियाँ हमारे साहित्य में देखने को मिलेंगी। अब इस पर बहस भी चलेगी कि अच्छा है कि बुरा है, तो मैं सिर्फ प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ। तो वो हुआ। उसके बाद आपका ये जो रोमन वाला पहलू है, इसमें तकनीक का भी एक योगदान है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का वो भी रोमन लिपि में इस्तेमाल किया जाना, इसमें कुछ हद तक ये तकनीक की दिशा से भी आ रहा है, क्योंकि जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हैं, और वो एक थोड़ी खिचड़ी किस्म की भाषा तकनीक से आई है, जिसमें इंग्लिश के रूप में हम लोग जानते हैं, वो धीरे धीरे साहित्य में भी आ रही है, जो एक नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। और भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन फिर वो बात इससे वॉइस असिस्टेंट के बारे में ये हो जाए उसके बाद हिंदी और तकनीक के संदर्भ में क्या कोई कमियां भी दिखाई देती है? यदि हाँ तो क्या है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है और उनका समाधान कैसे होगा? हाँ जी जी बिल्कुल। हिंदी और तकनीक के संदर्भ में यदि हम कमियों की बात करें तो
3-4 बड़ी कमियां हैं। देखिए, मैंने जैसे कि आपसे जिक्र किया था कि प्लेटफॉर्म के स्तर पर काम हुआ है, यानी कंपनियों की तरफ से या टेक्नोलॉजी बनाने वालों की तरफ से आज काम हो चुका है। और ये जब काम हो जाए तो उसके बाद बारी किसकी आती है? इस्तेमाल करने वालों। वहाँ पर आपको अंतराल दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा, जो इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो इस्तेमाल करना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि गैप है। जितनी चीज़ें हमने बनाई है, जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हिंदी में अक्सर मैंने ये नोट किया है, आपने भी देखा होगा, 2-3 प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है तकनीक के संदर्भ में। एक तो कमी निकालने वाली प्रवृत्ति, जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी कंपनी मशीन अनुवाद लेकर आती है, तो सबसे पहले हम जाते हैं और कठिन से कठिन सेंटेंस ला करके उसमें ट्राई करके देखते हैं और फिर उसको बताते हैं तो बेकार है ना। हम एक अधिकतम कठिनतम वाक्य लाते हैं और उसको ट्राई करेंगे। अभी मैं हाल ही में एक सरकारी विभाग में मैं गया था, जहाँ ऐसा ही एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे चुनौती दी कि आप इसको करके बताइए, आप ट्रांसलेट करके बताइए। और जो शब्द उन्होंने बताया, जो बताया वाक्य, वो बहुत जटिल था, वो तकनीकी भी था, डिफेंस से जुड़ा हुआ संस्थान था, और वो उसको बढ़ाते चले गए। जैसे ही मैंने, और मुझे कह रहे हैं कि आप लिखिए, तो मैं लिखने लगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा तो उन्होंने कहा एंड, मतलब इसको आगे और बढ़ाइए, अभी तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। सेंटेंस पूरा होने के बाद एंड, फिर उसके बाद उन्होंने अगला सेंटेंस, बट करके तीसरा सेंटेंस, अब इसको करिए। तो लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने वो किया तो वो लोग मान गए कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा अनुवाद है। तो बढ़ रही है, और हालांकि इसकी भी एक अपनी एक कहानी है। लेकिन एक तो हमारे अंदर ये चुनौती, हम चुनौती देते हैं टेक्नोलॉजी को, हम उसको अंगीकार नहीं करते, उसको सहयोग नहीं देते, हम तकनीक को चुनौती देते हैं, पता नहीं क्यों। अन्य क्षेत्रों में तो हम ऐसा नहीं करते। जैसे हम हलवाई की दुकान पर जाएंगे, हम ये तो नहीं कहते कि एक तो मुझे मुफ्त में दे दो, समोसा भी मुफ्त में नहीं मिलता, ये सारी चीजें मुफ्त है। इतनी बड़ी जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, सब मुफ्त मिल रही है, फिर भी हम हलवाई के समोसे में कोई कमी नहीं निकालते, इसमें कमी निकालते हैं। पहली चीज तो हम कमी निकालते हैं। दूसरी बात, हम डिमांड करते हैं निरंतर। जैसे हमने कहा कि साहब आप हिंदी में यार स्पेलिंग नहीं चेक होती, स्पेलिंग लाइए, स्पेलिंग चेकर लाइए, चलिए हम ले आए। अच्छा, हिंदी में चलो ठीक है, थिसॉरस नहीं है, आप थिसॉरस पर्यायवाची वाला लाइए, अच्छा ले आए। अच्छा, हिंदी में टाइपिंग का ये तरीका सही नहीं है, दूसरा लाओ कीबोर्ड जो हम रोमन से टाइप कर सकें, लीजिए, आ गया। अच्छा, वो आने के बाद अनुवाद लेके आइए, हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, चलिए अनुवाद भी आ गया। अच्छा, हिंदी में बोलने की सुविधा नहीं है यार, बोलने की लाइए, ये लीजिए, बोलने की आ गई। अच्छा, अब कंप्यूटर तो हिंदी नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं उसको समझ रहा है, लेकिन वो बोलना चाहिए, हम जो लिखे हैं उसको कंप्यूटर बोल के सुना है, लीजिए ये भी आ गया, है ना। तो हम डिमांड करते हैं, और हम जब आ जाता है वो, तो हम टिक कर देते हैं कि अच्छा ये तो आ गया, टिक, यस। विकास में लेकिन उसी से उसके होता है। बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं क्या? हम सिर्फ डिमांड ही करते रहेंगे, उसको इस्तेमाल कब करेंगे? तो प्रश्न ये पैदा होता है। वो इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि ये जो जितनी भी तकनीकें हैं, ये सीखती हैं आपके इस्तेमाल करने से, और अपने आप को बेहतर करती है। और हम जैसे देखिए मशीन अनुवाद की आलोचना करते हैं कि नहीं ये तो बड़ा खराब है, और हम ये भूल जाते हैं कि भाई आप सोचो कि ये तो ऐसा हुआ ना कि जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं लेटा हुआ हूँ, कोई आए और मेरे मुंह में आम निचोड़ के चला जाए, है ना, बस मैं लेटा रहूँगा, मुझे कोई दे जाए भाई, और मैं आम निचोड़ के कोई मेरे मुंह में चला जाए, मैं खुश हो जाऊँ, खा लूँ। अरे मैं भी तो कुछ करूँ, मैं सिर्फ डिमांड ही करूँ।